तो इसमें पिछले क्लास में जो है पढ़ते पढ़ते हम लोग कहाँ तक देखे थे, कौन सा पाठ पढ़ रहे थे? भारत में राष्ट्रवाद पढ़ रहे थे ना। तो भारत में राष्ट्रवाद पढ़ते पढ़ते हम लोगों ने देखा था कि किस तरह इंग्लैंड, अमेरिका, ठीक है, अमेरिका, फ्रांस, वहाँ पर राष्ट्रवाद और आज़ादी और नागरिक अधिकारों के नियम के लिए लोग किस तरह सजग हुए और बाद में नागरिक अधिकार वहाँ लागू हुए और किस तरह से आज भी लोग आज़ाद रूप से और जो है एनार्की से, ठीक है, और राजतंत्र से आज़ाद होकर आज वहाँ पर प्रजातंत्र है ना। तो जो है इस तरह से पढ़ते पढ़ते भारत में भी जो है जब लोग जागरूक हुए, जाने कि वहाँ पर क्या क्या है, तो इस तरह से भारत में भी अंग्रेज़ों से आज़ाद होने के लिए उसकी मांग उठाने लगे, उनको बताने लगे कि आप अपने देश में प्रजातंत्र लागू किए हुए हैं और हम पर आप ज़बरदस्ती राज करते हैं, तो आप भी हमारे देश को छोड़िए और हमारे देश से जाइए। तो इस तरह से भारत में राष्ट्रवाद के उदय के क्या क्या कारण थे, इसको पढ़ते पढ़ते आज हम लोग देखेंगे कहाँ पर, भारत में राष्ट्रवाद के आर्थिक कारण। क्या देखेंगे? आर्थिक कारण को देखेंगे। भारत में अंग्रेज़ों ने जो आर्थिक नीतियाँ अपनाई उसके परिणाम स्वरूप भारतीय कृषि और कुटीर उद्योग को काफ़ी धक्का लगा। तो जो उन्होंने यहाँ पर आर्थिक रूप से जो है भारतीयों को बहुत दूर तक कुचला और जो भी नीति अपनाया उससे भारतीय कृषि बिल्कुल बर्बाद हो गया। भारतीय लोग भूखे मरने लगे। कुटीर उद्योग, छोटा छोटा उद्योग, घरेलू उद्योग जो था वो बिल्कुल बंद हो गया लमसम। ब्रिटिश आर्थिक नीति के परिणाम स्वरूप किसानों, कामगारों और अन्य वर्गों की स्थिति निरंतर बिगड़ती चली गई। अंग्रेज़ों की कृषि नीति मुख्य रूप से अधिकतम भू राजस्व लगान एकत्रित करने के उद्देश्य से प्रेरित थी। तो उनकी कृषि नीति क्या थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम भारतीयों से लगान ले लें, वो भूखे मरें या मर जाएं या नहीं खाएं, उससे हमको कोई मतलब नहीं। स्थानीय बंदोबस्त के द्वारा जमींदारों को एक निश्चित भू राजस्व के रूप में सरकार को देना पड़ता था। तो स्थानीय बंदोबस्त कानून लगा दिया। उससे जो नज़दीकी जो ज़मींदार थे वो जो है सो नज़दीकी किसान से इकट्ठा करके और अंग्रेज़ को देते थे, ठीक है, चलो देना पड़ता था। ज़मींदार किसानों से उससे कहीं अधिक लगान वसूलते थे और प्लस ज़मींदार भी रखते थे, वो भी लगान वसूलते थे जितना कि उन्हें सरकार को देना होता था। जब भी किसान, ज़मींदार या महाजनों द्वारा शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाते थे तब सरकार नकदी फसलों जैसे नील, कपास, गन्ना आदि की उगाही अपनी मनमानी कीमतों पर करती थी और उन फसलों का प्रयोग अंग्रेज अपने उद्योग में कच्चे माल के रूप में करते थे। तो वो अपनी कीमत पर अंग्रेज जो है भारतीय लोगों से नील खरीदते। ज़बरदस्ती भारतीय लोगों को नील उगाने पर बाध्य किया गया कि खाने वाला अनाज नहीं, आप नील उगाइए। पहले कहा गया आप नील उगाइए, उसको बेसी दाम पर हम खरीदेंगे, उससे आप अनाज खरीद लीजिएगा, मगर हुआ वैसा नहीं। अंग्रेज जो है बहुत कम दाम पर नील खरीदने लगे कि उगाही अपनी मनमानो कीमतों पर कर दे और इन फसलों का प्रयोग वो जो है अंग्रेज अपने उद्योग के कच्चे माल के रूप में करने लगे। कपास और नील उपजाने वाले किसान इस नीति से अधिक पीड़ित थे। उद्योग के क्षेत्र में भी मजदूर कामगारों को भी अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। अंग्रेज़ों ने भारत में बने कपड़े के निर्यात पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए कि भारत में जो कपड़ा बनेगा उसका अगर निर्यात होगा तो उसमें ये सब प्रतिबंध लगेगा और जो है तुमको इतना टैक्स देना, बहुत ज़्यादा टैक्स मांगने लगे। जबकि इंग्लैंड में मशीन में कपड़े भारत में बिक्री पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं था। तो जो इंग्लैंड में जो कपड़ा बना वो जब भारत में आएगा तो उस पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा, और जो कपड़ा भारत में बनेगा वो अगर विदेश जाएगा तो उस पर ढेर सारा प्रतिबंध है, कोई दिक्कत भी। तो इस तरह से इंग्लैंड का माल जो है वो सस्ता हो गया भारत में, और भारत एक बहुत बड़ा बाज़ार था। सरकार द्वारा सन 1882 ईस्वी में सूती वस्त्रों पर से आयात कर हटा लिया गया था। तो 1882 में सूती वस्त्र पर से आयात कर हटा लिया। भारत में मशीन से बना इंग्लैंड से सामान आता था और यहाँ पर कारखाना लगाए जाने की प्रक्रिया अत्यंत धीमी थी क्योंकि सरकार भारत में औद्योगिकीकरण के पक्ष में नहीं थी। तो अंग्रेजी सरकार यह नहीं चाहते थे कि भारत में उद्योग धंधा लगे या पिछड़ा बना रहे और हम अपने देश में उद्योग लगाएं और सिर्फ माल यहाँ बेच ले बस, ठीक है। ऐसी परिस्थिति में कामगारों का बेरोजगार होना बहुत स्वाभाविक था कि लोग बेरोजगार थे।
कृषि और उद्योग के संक्षिप्त विवरण से हमने यह देखा कि भारतीय समाज का प्रत्येक वर्ग अंग्रेजी शासन के अधीन कठिनाइयों का सामना कर रहा था। जनता में असंतोष की भावना एकाएक राष्ट्रीय चेतना को जन्म नहीं देती। वास्तव में यह असंतोष विभिन्न समयों पर विद्रोह के विभिन्न पहलुओं के रूप में उभरकर सामने आया। तो जब जनता में असंतोष हुआ तो वो क्या करने लगे, वो विद्रोह पर उतर गए। किस पर उतर गए? विद्रोह पर। अभी देखो पाकिस्तान में है ना विद्रोह। जब से कंपनी का शासन प्रारंभ हुआ तब से 1857 ईस्वी के विद्रोह तक कई विद्रोह हुए। 1857 ईस्वी के बाद विद्रोह की बारंबारता, जिसमें नील विद्रोह और पवना विद्रोह प्रमुख था। तो 1857 के बाद भी विद्रोह हुआ, नील विद्रोह और पवना विद्रोह। 1857 ईस्वी के विद्रोह ने इस ओर सोचने को बाध्य कर दिया कि आखिर सफलता के लिए आवश्यक योजना क्या है। भारत तो 1857 में जो विद्रोह हुआ वो असफल रहा, तो लोग सोचने लगे कि कैसे इसको सफल बनाया जाए। भारतीय इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि लक्ष्य की स्पष्टता एवं मजबूत संस्था परिपक्व नेतृत्व, ठीक है, लक्ष्य की स्पष्टता, लक्ष्य निर्धारित, मजबूत संस्था, परिपक्व नेतृत्व, लड़ाई के तरीके में शुद्धता और सुनियोजित आंदोलन के जरिए स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती थी। इस सुनियोजित आंदोलन करना है, लड़ाई में स्पष्ट तरीका रखना है, ठीक है, नेतृत्व जो है वो परिपक्व होना चाहिए, मजबूत हाथों में होना चाहिए और लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। क्या? कि हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी लेना, हमें अंग्रेज़ों से, यह लक्ष्य हमारा बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, तभी हम कुछ पा पाएंगे, वरना ऐसा टूटे फूटे लक्ष्यों से जो है, हल्के फुल्के लक्ष्यों से हमें कुछ नहीं मिल पाएगा। तो ये भारतीय समझ चुके थे। राष्ट्रवाद के उदय में ब्रिटिश सरकार की प्रजाति भेद की नीति भी महत्वपूर्ण कारक थी। अंग्रेज अपने को श्रेष्ठ समझते थे और भारतीयों को भेद दृष्टि से देखते थे। अंग्रेज भारतीयों को कैसे देखते थे? नीच नज़र से, ठीक है। यहाँ तक कि विदेशों में भी भारतीय के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता था। दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों पर कई तरह के कानूनी प्रतिबंध लगाए जा चुके थे। भारत में तो उनके साथ भारतीयों को रेलगाड़ी में यात्रा नहीं करने दिया जाता था। तो भारत में जो है उनको रेलगाड़ी पर बैठने नहीं दिया जाता था। अंग्रेज़ों के साथ रेलगाड़ी में, क्लबों में, सड़कों पर और होटलों में अंग्रेज भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार करते थे। ज़बरदस्ती जो है किसी को पीटने लगते थे, किसी को धक्का देते थे सामने से, किसी भी भारतीय को सड़क पर, होटल में, कहीं भी मारने लगते थे बिना काम का, दुर्व्यवहार करते थे। इससे भारतीय जनता में अंग्रेज़ों के प्रति घृणा का भाव जागृत होता गया। अब कोई किसी को पीटेगा तो वह उसके लिए बहुत अच्छा भाव थोड़े रखेगा, वह बुराई भाव रखेगा, वो भी बिना काम का। अब चलो, सरकारी सेवाओं में अंग्रेज़ों की पक्षपातपूर्ण नीति ने राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया। तो जो है सरकारी सेवाओं में क्या हुआ? अंग्रेज़ों का पक्षपातपूर्ण रवैया था। कैसा रवैया था? पक्षपातपूर्ण। उसमें भारतीयों को नहीं लेते थे। सरकार द्वारा ऊंचे ऊंचे सरकारी पदों पर भारतीयों को अलग रखने का हर संभव प्रयास किया जाता था। भारत का शासन भार अधिकतर इंडियन सिविल सर्विस के अधिकारियों के हाथ में था, ठीक है। तो भारत में शासन कौन चलाते थे? ICS लोग, जिसको आज IAS कहते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आज क्या कहते हैं? IAS नाम सुनती है ना, IAS। उसको उस समय बोलता था ICS, इंडियन सिविल सर्विस, इंडियन। तो जो है शासन चलाने का अधिकार उन्हीं लोगों का था। सैद्धांतिक रूप से इस सेवा के चुनाव की प्रतियोगिता परीक्षा में भारतीय उम्मीदवार भी भाग ले सकते थे। तो सैद्धांतिक रूप बोलता था कि आप ले सकते हैं, लीजिए भाग, किंतु इसमें बहुत कठिन था। इसका परीक्षा जो है इंग्लैंड में लिया जाता था, किंतु इस सेवा में भारतीय का चुनाव बहुत कठिन था। परीक्षा का आयोजन इंग्लैंड में होने के कारण अधिकतर भारतीयों के लिए उसमें सम्मिलित होना कठिन था। जब परीक्षा का आयोजन इंग्लैंड में करोगे तो जिस भारतीय के पास पैसा रहेगा वही ना इंग्लैंड जाएगा, जो अमीर रहेगा, जमींदार रहेगा, बड़ा वकील रहेगा, वही ना। जनरल आदमी तो नहीं जा पाएगा। तो पहले तो भाग ही नहीं ले पाओगे।
यदि कोई भारतीय छात्र सफल भी हो गया तो उसकी नियुक्ति में बाधा उत्पन्न करके उसे पदच्युत करने की सरकार कोशिश करती थी। तो उसको पद से हटा देने का कोशिश, अगर चुना भी गया तो, और चुनाने से पहले भी जो है इतना हार्ड सवाल पूछते थे जिसका बिना सिर पैर वाला सवाल, जिस तुम खाली कह दो कि हम नहीं जानते हैं, बस उतने। जैसे कि तुमको सुभाष बाबू से पूछा गया, उसको उनको जो है पूछने वाला जो भी अफसर था वो पूछा कि सुभाष बताओ इस पेड़ की लंबाई कितनी है। अब तो सामने नारियल का पेड़ है, तुमसे कोई पूछे इसका कितना लंबाई है, तो काम के रखे हुए है। तो तुम खाली कह दो कि हमको कैसे आएगा, बस इतने पे तुमको छांट देगा। तो सुभाष बाबू वो नहीं बोले, सुभाष बाबू भी उससे ज़्यादा होशियार थे। वो क्या बोले, इसकी जो आधी लंबाई है उसको 2 से गुना कर दीजिए, वही इस पेड़ की लंबाई। बात समझ गई? तो जैसा तुम्हारा सवाल वैसा मेरा जवाब। हम तुमको नहीं तो नहीं बोले न है। सुभाष बाबू क्या बोले कि इसकी जो आधी लंबाई है उसको 2 से गुना कर दीजिए, वही पेड़ की लंबाई। तो जो है इस तरह से खाली भारतीयों को छांटने के लिए ऐसा सवाल पूछे कि जो है तुमको, जिसमें कि वो कह दे कि हमको तो नहीं आता है इसका जवाब, तो ठीक है जाओ, नहीं आता तो हट जाओ, तुम इसके लायक। समझ गई? तो इस तरह से भारतीय छात्रों को छांटने का हर सब, अगर चुना भी गए तो जो है नियुक्ति से लेकर कोई ना कोई बेईमानी करके और उसको हटाना चाहते थे। ठीक है, तो बाधा करते। सूर्यनाथ बनर्जी के साथ उन्होंने ऐसा ही बर्ताव किया। अतः भारतीय शिक्षित वर्ग एवं मध्य वर्ग में अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज़ बुलंद हो गई। सूर्यनाथ बनर्जी जो ICS थे, प्रथम ICS भारत के, वो चुने गए थे। कौन? सूर्यनाथ बनर्जी। उनको अंत में हटा दिया गया। क्या किया गया? कोई बहाना बना के। विश्व के किसी भी देश में राष्ट्रवाद उत्पन्न करने में धर्म सुधार आंदोलन ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अब चलो धार्मिक, ये तो सामाजिक कारण था, वो था आर्थिक कारण, ये सामाजिक कारण। ठीक है, अब चलो धार्मिक कारण। भारत में राष्ट्रवाद के उदय में के पीछे धार्मिक कारण क्या था? विश्व के किसी भी देश में राष्ट्रवाद उत्पन्न करने में धर्म सुधार आंदोलन ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। 19वीं शताब्दी में अनेक महापुरुषों ने सामाजिक एवं धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की। तो लोग जो है आंदोलन किए धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ। इन महापुरुषों में राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ ठाकुर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद के नाम उल्लेखनीय है। ये लोग धर्म सुधार आंदोलन का नेतृत्व करते थे, ये सारे लोग। इसके अलावा विलियम जोन्स, मैक्स मूलर, चार्ल्स विल्किंस आदि यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय धर्म ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो किन ने? विलियम जोन्स, मैक्स मूलर, चार्ल्स विल्किंस आदि यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय धर्म ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। इससे भारतीयों के हृदय में अपने धर्म के प्रति निष्ठा की भावना जागृत हुई। अन्य सुधारकों ने एकता, समानता एवं स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाकर भारतीय जनजीवन में भी चेतना का मंत्र फूंक दिया। फलतः राष्ट्रवाद का उदय हुआ। जितने ये सुधारक थे उन्होंने क्या किया? पहले भारतीयों को जो धार्मिक कारण से, ये जो है धर्म ग्रंथी के जो भी उपासक थे, इन्होंने जो है धार्मिक रूप से सबको बताना शुरू किया कि तुम लोग सब एक हो और तब अंग्रेज का विरोध करो और इसको भगाओ, इससे हमें आज़ादी चाहिए, ये हमें दबा रहे हैं, सता रहे हैं, हमारा शोषण कर रहे हैं। सन 1885 ईस्वी में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन राष्ट्रवाद के उदय की परिणति थी। तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में। कब हुआ था? ये राष्ट्रवाद के ही कारण हुआ। भारत में राष्ट्रवाद आया, इसीलिए प्रारंभ में ये संगठन सिर्फ सुधारों की मांग करता रहा। लेकिन पहले जब ये संगठन बना तो सिर्फ सुधार की मांग करता था। लेकिन 1914 ईस्वी तक अंग्रेजी सरकार की दमनकारी नीतियों ने कांग्रेस के सदस्यों को उग्र बना दिया और बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल तथा लाला लाजपत राय, तो बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई। तभी 1914 में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ और अंग्रेजी सरकार ने भारत को भी एक युद्धकारी देश घोषित कर दिया। तो 1914 का जो युद्ध हुआ, हम क्यों लड़े? आपको किसी से लड़ाई है? हमको तो आप ज़बरदस्ती गुलाम बनाए, हम आपके साथ क्यों लड़ेंगे किसी से? समझ रही है? आप तो पहले ही शोषण कर रहे हैं हमारा, हम क्यों लड़ेंगे? लेकिन नहीं, अंग्रेजों ने ज़बरदस्ती भारत को भी युद्धग्रस्त देश घोषित कर दिया।
और बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल और लाला लाजपत राय ने बहुत भयंकर आंदोलन छेड़ के और वह अंग्रेज की दमनकारी नीतियों का पुरजोर विरोध किया। तो दिक्कत हुई। तो फिर आज के पाठ में यहीं तक रहने दो। इसका दूसरा देखो।